हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। आज के इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि 3D क्लोज पैकिंग होती क्या है, 3D क्लोज पैकिंग को हम कहते क्या हैं। अब मेरा नाम है गौरव बसवाल, जैसा कि मुझे आप जानते हैं। मैं पिछले काफी ईयर से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली सॉलिड स्टेट का जो 5th लेक्चर है उसके अंदर हमको समझना है 3D क्लोज पैकिंग के बारे में। अब 3D क्लोज पैकिंग होती क्या है? अरे क्लोज पैकिंग के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है। हम ट्राई करते हैं सॉलिड की जो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि एटम्स बिल्कुल पास पास रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बिल्कुल पास पास रहेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को हम रिटेन करने की ट्राई करते हैं और उसी की वजह से अपन को कुछ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। अगर वो सिंगल लेयर में अरेंज है, 1D क्लोज पैकिंग हो गई। अगर हमने एटम्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कुछ ऐसे अरेंज किया है कि वहां पर अपन को कहीं ना कहीं 2D क्लोज पैकिंग मिलती है, मतलब एक्स एक्सिस में भी अरेंज कर दिया, ठीक है, वाई एक्सिस में भी अरेंज कर दिया, तो उसको कह दिया 2D क्लोज पैकिंग। अब ऐसा करते हैं, हमने जो लेयर्स बनाएंगे 2D क्लोज पैकिंग, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से रखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में यहां पर एक 2D क्लोज पैकिंग वाली, मतलब 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर मैंने दूसरी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स रखी, ठीक है, ऐसे मैंने तीसरी रखी, तो यहां पर क्या होगा, रिजल्टेंट अपने पास में एक 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिलती है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा किस बारे में? हमारा है बेसिकली 3D क्लोज पैकिंग के बारे में। और 3D क्लोज पैकिंग के अंदर हमको समझना यह है कि हमारा जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है क्या होती है, ऐसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालोगे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जनरली समझा जाता है कि यहां पर जैसे हमने वहां पे निकाली थी, ठीक है, नीचे उसका वॉल्यूम ए क्यूब तो रहता ही है, ए क्यूब तो वहां फिक्स रहेगा, और ए क्यूब फिक्स रहेगा तो बात सिंपल सी है, जेड की वैल्यू रख देंगे और 4/3 पाई आर क्यूब रिजल्टेंट आई क्यूब से डिवाइड कर दिया और हमको पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है ना, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हमारा जो लेक्चर है उसमें सबसे पहले ऐसे समझो 3D क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं। मैंने क्या बोला, 3D क्लोज पैकिंग कैसे बनती है भाई? 3D क्लोज पैकिंग में हम बेसिकली जो 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं, 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स को हम एक के ऊपर क्या करते हैं, 2D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर से बनती है 3D क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर लगते चले जाओ, रिजल्ट में अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे अपने आप, ठीक। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली अपने पास में इस तरीके से 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स को समझा जा सकता है। अब ये जो लेक्चर थोड़ा सा मतलब मैं कहूँ यहाँ पर अपन बहुत ज्यादा 1-1.5 घंटे का लेक्चर नहीं होने वाला है, ये सिर्फ मैं बात कर लूँ लगभग 30 to 40 मिनट का लेक्चर होगा। इसमें हमको समझना है क्या क्या, हमको ये समझना है CCP क्या होती है, हमको ये समझना है कि HCP क्लोज पैक मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैक के जो क्लोज पैकिंग है उसके अंदर यूनिट सेल कौन सी होती है, ये सारी कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमको यहां पर समझनी है। क्लियर है भाई, क्या समझना है अपन को? तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो 3D क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बनती हैं, आप कहोगे 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। कैसे बनती हैं? इसमें आप एक 2D लेयर को, मान लीजिए मेरे पास में यहां पर क्या है, 2D लेयर है। 2D लेयर कैसे बनती है, एक 1D लेयर, उसके नीचे बिल्कुल अगर मैं अलाइन कर दूं कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को, इसको कह दूंगा मैं ए टाइप की क्लोज पैकिंग या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्लियर है भाई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी इसको कहा जाता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, यहां पर लैटिस पॉइंट्स को कुछ मैंने, अरे ये मेरी ए लेयर थी, इसके जस्ट नीचे जो कैविटी बन रही है उसके अंदर मैंने क्या किया, यहां पर लैटिस पॉइंट्स को अलाइन कर दिया, लैटिस पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से अलाइन कर दिया, ठीक है, कैविटी के अंदर। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये 2D वाली हो गई है ना। यहां पर क्या है, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसको आपने बोला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और अभी आपने बोला कि हम 3D में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है, ये क्या चल रहा है सर? अरे रुको जरा, सब्र करो। यहां पर जो 2D क्लोज पैकिंग है उसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगी, उसको बोलेंगे हेक्सागोनल, या फिर मैं बोलूंगा उसको HCP 3D, HCP 2D। अगर 2D के अंदर आ रही है तो HCP 2D बोल दिया, और 3D के अंदर आ रही है उसको बोल दिया HCP 3D। क्लियर है भाई, यहां तक की चीजें क्लियर हुई हमको। अब क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास में ये लेयर है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये 2D लेयर है, मान लीजिए इसको मैंने ऐसे रखा, इसके ऊपर एक लेयर ऐसे रखी, फिर तीसरी लेयर ऐसे रखी, ठीक है, ऐसी चौथी लेयर, और रिजल्टेंट अपने पास में क्या बना लिया हमने, एक लेयर के ऊपर एक लेयर इस तरीके से अरेंज करते हुए मैंने एक क्रिस्टल लैटिस बना लिया, एक 3D अरेंजमेंट, या फिर मैं कहूं यहां पर एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन हो गया।
क्लियर बात है। तो कहने का मतलब यहां पर जो 2D क्लोज पैकिंग है उसी से क्या होता है, 3D क्लोज पैकिंग होती है। अगर आपने 2D क्लोज पैकिंग नहीं करी तो क्या हम 3D क्लोज पैकिंग डायरेक्टली कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका नाम क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये चीजें काम आएंगी, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है यहां से। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो आप बता सकते हो क्या? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, बता सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 4 है। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है यहां पर, या फिर इसको ऐसे समझो ना यार, कैसे, इसको जरा ऐसे समझो, कैसे समझोगे? यहां पर मैं इस एटम की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ये जो ब्लैक वाला एटम है, इस एटम की अगर मैं बात करूं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। आगे जाके अपन इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, वो चीज मैंने अलग रेस्पेक्ट बता दी है, ठीक है। उसके बारे में जरा चर्चा अपन करेंगे, इसको इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, ठीक है, वो आगे की बात है। यहां पर ये समझो कि मेरे पास में ये एटम है, ये और कितने एटम को टच कर रहा है, आप बोलोगे 6 को। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई सर? 6 हो गई सर। यहां पर इसका नाम हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहे हो उसको। लेकिन ये किसके अंदर है? ये है 2D के अंदर। ये जो आपके अंदर दिमाग में डाउट आ रहा होगा उसको मैंने पहले क्लियर कर दिया। ये है HCP 2D, और जिसके बारे में 3D के अंदर पढ़ते हैं वो हमारा होता है HCP 3D। वो क्या होता है हमारा? HCP 3D होता है। यहां पर क्या लिखा हुआ था हमारा? 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है, यहां तक की चीजें हमको क्लियर होंगी? यहां तक की चीजें क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमको समझना है सबसे पहली टाइप की जो क्लोज पैकिंग है, या सबसे पहली टाइप की जो 3D क्लोज पैकिंग है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आप सभी ने एफसीसी यूनिट सेल का नाम सुना है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। तो जो एफसीसी यूनिट सेल होती है वो एक तरीके का रिजल्ट होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग का। यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर कहीं ना कहीं एफसीसी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत बार आपको मेंशन करके दे देता है कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्यूबिक क्लोज पैकिंग प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहां पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोला है तो इसमें यूनिट सेल कौन सी होगी? इसके अंदर होगी एफसीसी यूनिट सेल। अब ये अरेंजमेंट दिखता कैसे है? ऐसा दिखता है कुछ। यहां पर अपने पास में ए लेयर है, यहां पर बी लेयर है, यहां पर सी लेयर है। अगर कैसा हो कि इसी चीज को मैं आपको विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखा दूं, मजा नहीं आ जाएगा? तो मजा तो बिल्कुल दिलाने आए हमारे लिए, बिल्कुल मजा तो दिलाना पड़ेगा। तो रुको जरा, सब्र करो, अभी आता हूं। तो देखिए जरा, यहां पर है ए लेयर, यहां पर है बी लेयर, और यहां पर है सी लेयर। लेकिन देखो, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि सर ये और ये इसकी तो सेम एक जैसी है और ये 3-3 है। लेकिन इसको ऐसे इमेजिन करोगे ना, मान लीजिए ये मेरी ए लेयर है, देखिए कुछ ऐसे दिख रही है क्या? कुछ ऐसे दिख रही है क्या? बिल्कुल ऐसी दिख रही है। ये मेरी ए लेयर है, ये मेरी बी लेयर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे रखता हूं। और जो मेरी सी लेयर आएगी कुछ ऐसे आएगी। मेरे पास अगर 3 हाथ होते तो 3 हाथ में लेके मैं कुछ अच्छी तरीके से आपको दिखाता, लेकिन अभी कोऑपरेट करिए जरा, ठीक है। ये देखो जरा, कुछ इस तरीके से यहां पर लेयर्स दिखाई हुई हैं, इस तरीके से दिखा रही है। ये 2D लेयर है, ये भी एक 2D लेयर है, ये भी एक 2D लेयर है, दिख रही होगी। अरे ये मेरी 1D लेयर, ठीक है, इसके नीचे कैविटी में चली गई एक लेयर। तो कहने का मतलब यहां पर ये होगा कि मेरे पास में 3 लेयर है। अब क्या होता है, इनको मैं अरेंज करता हूं। मेरे पास में ये सब क्या है? 2D लेयर्स हैं। मैंने क्या बोला? 2D लेयर से 3D लेयर बनती है। कहने का मतलब मैंने सबसे पहले ए लेयर ली, ठीक है, उसको ऐसे रखा। यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने बी लेयर रखी, ठीक है, बी लेयर रखी। अब मेरी जो सी लेयर है, देखो जरा, यहां पर ऐसा अरेंजमेंट है। तो मैं जब सी लेयर को रखूंगा तो कुछ इस तरीके से रखूंगा, यहां पर ये। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नॉन एज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब जो चौथी लेयर आएगी यहां पर, चौथी लेयर बेसिकली ये लेयर होगी। मतलब इसको मैं ए कहता हूं, इसको मैं बी कहता हूं, इसको मैं सी कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरी जो चौथी लेयर होगी इसको मैं क्या नाम दूंगा? ए लेयर दूंगा। और जो अरेंजमेंट होगा दैट इज नॉन एज दी, या लेयर जो अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहते हैं एबीसी अरेंजमेंट। इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि इसमें जो पहली लेयर है और जो चौथी लेयर है वो कैसी रहती है? सेम रहती है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अपन रख सकते हैं क्या? देखो
इतना भी सबर नहीं है कि मैं रखने जा रहा हूं, पर नहीं भाई साहब इसको तो निकलना, चलो जा फिर। तो एबीसी एबीसी, इसका मतलब ये मेरी ए लेयर है, इसको मैं 1 नंबरिंग दे रहा हूं, इसको 2, इसको 3। मतलब मेरी जो पहली लेयर है वो चौथी लेयर की जैसी रहेगी, या फिर चौथी लेयर पहली लेयर जैसी रहेगी, पांचवी लेयर दूसरी लेयर की जैसी, ऐसी छठवीं लेयर ऐसा भी तो कह सकता हूँ तीसरी लेयर जैसी है, बिल्कुल कह सकता हूं। इसका मतलब यहां पर जो लेयर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, दैट इज एबीसी एबीसी। आगे जाके अपन जब पढ़ेंगे इस बारे में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, तो वहां पर हम बोलेंगे कुछ अलग चीज। यहां पर लेयर अरेंजमेंट कैसा है, एबीसी एबीसी है, इसको कुछ ऐसे दिखाया जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज आप ये भी कह सकते हो क्या, यहां पर जो हमारी एफसीसी यूनिट सेल है दैट इज द रिजल्ट ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और एफसीसी के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अरे रैंक कितनी है इसकी, 4 है। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अरे 4 है ना सर। जेड की मतलब, जेड का मतलब क्या होता है, यही होता है। चलो ये बताओ मुझे, √2a बराबर 4r होता है क्या, या a बराबर यहां पर 4r अपॉन √2 होता है, बिल्कुल होता है सर। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी यहां पर सर, पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर थी 74%, और जो सबसे क्या थी, मैक्सिमम होती या मैक्सिमम है, ठीक है। किसके अंदर, बीसीसी में 68% है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी यूनिट सेल उसमें तो 52.4% ही होती है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से यहाँ पे कंपीट इसको कराएंगे, देखते हैं दोनों में कैसी लड़ाई होती है। वहां पैकिंग एफिशिएंसी जो है बराबर आती है, डिफरेंट आती है, या फिर यहाँ पर अपन को कुछ कम मिलती है, ज्यादा मिलती है, चीज चर्चा करेंगे। तो यहां तक चीज समझ में आई। बस इमेजिन आपको ये करना है कि ए लेयर, बी लेयर और सी लेयर, आई थिंक मैंने आपको अच्छी तरीके से इमेजिन करवा दिया है कि ए लेयर यहां पर ये है, बी लेयर ठीक है ये रही, और सी लेयर ये रहेगी। कुछ यहां पर एक के ऊपर एक मैंने 2D लेयर्स को रखा, और जो मेरे पास में क्लोज पैकिंग बन के आई या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बन के आई, दैट इज नोन एज दी अपना क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अपन चर्चा करते हैं अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलिए अभी अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कैसे दिखती हैं? अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करता हूं, ये कुछ ऐसी दिखती है। लेकिन हमको क्या समझना है, हमको समझना है उसका लेयर का अरेंजमेंट। क्या समझना है, लेयर का अरेंजमेंट। फिर उसके बाद में अपन को कुछ और भी चीज समझनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कुछ आपको दिखाऊं कि ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेसिकली क्या होती है, एबी एबी टाइप की क्लोज पैकिंग होती है। क्या होती है, एबी एबी टाइप का लेयर अरेंजमेंट यहां पर देखने को मिलता है। लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है, एबी एबी टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है। कैसा होता है, एबी एबी टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। एबी एबी टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर मैं कहूं, या पहले ऐसे देख लें कैसे दिखती है ये। इसमें देखो जरा, ये मेरी क्या है, ए लेयर है, ये मेरी बी लेयर है, ठीक है। तो ए लेयर बी लेयर, ये क्या है, एक 2D स्ट्रक्चर, ये बेसिकली एक 2D स्ट्रक्चर है। दोनों को मैंने एक ऊपर एक रखा, ठीक है। बिल्कुल जो सेंटर है यहां पर मैंने इसके सेंटर को इस तरीके से अलाइन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास में जो स्ट्रक्चर बन के आई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास में ए एंड बी, अब जो सी यहां पर जो तीसरी लेयर आएगी वो सी नहीं होगी, तीसरी लेयर यहां पे सी नहीं होगी, क्लोज पैकिंग में थी, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां पे डिफरेंस मेजर का बात करूं तो यहां पे जो तीसरी लेयर है वो बेसिकली क्या होती है, ए लेयर होती है, इस तरीके से, ठीक है। फिर चौथी ये आ जाएगी, ठीक है, पांचवी ये आ जाएगी, छठवीं ये आ जाएगी, सातवीं ये आ जाएगी, आठवीं, इस तरीके से सीन चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके की जो क्लोज पैकिंग है उसको क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। क्लियर है क्या, ये मेरी ए लेयर, ये मेरी बी लेयर, और सी लेयर यहां पर इस तरीके से आएगी, ठीक है। समझ में आई चीज अपन को। अब चलिए यहां पर कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास में ये है पहली लेयर, ये मेरी दूसरी, ये मेरी तीसरी लेयर, और ये है चौथी लेयर। लेयर अरेंजमेंट बन गया क्या, ए बी टाइप का क्लोज पैकिंग, ठीक है। यहां पर इसको बोलते हैं
पहली और तीसरी, पहली और जो फर्स्ट एंड थर्ड जो लेयर है दे आर सेम, ऐसे ही सेकंड और जो फोर्थ लेयर है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम होती है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी। इस तरीके की अपन इस तरीके से लेयर अरेंजमेंट को समझ सकते हैं। ये मेरी ए लेयर है और ये तीन जो दिख रहे हैं वो मेरी बी लेयर है और ये मेरी सी लेयर है। इसको क्या बोल दिया अपन ने, अरे रुको जरा, क्या बोल रहे हो सर, आपने तो मतलब गलत बात कर दी बहुत। ये ए लेयर है, ये बी लेयर है और ये मेरी ए लेयर है। फिर अपनी यहां पर बी लेयर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, बी लेयर आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से उनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब कुछ ये अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये मेरी ए लेयर, बी लेयर और ए, ठीक है, समझ में आ गया। बार बार उसको कहने से कोई मतलब नहीं है, अपने पास में ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है लेयर। अब यहां पर हमको इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये समझना, देखो जरा, यहां पर क्या है, अपने पास में ये अरेंजमेंट था, ठीक है, उसके ऊपर रिजल्टेंट अपने पास में ये लेयर आएगी। तो कहने का मतलब ये बनी अपनी पास में ए लेयर, ठीक है, और ये मेरी ऊपर आ गई इसके ऊपर बी लेयर। तो इसको कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये क्या है, मेरी लेयर ए, ये मेरी लेयर ए है, ये मेरी लेयर बी है, फिर अपनी ए लेयर आ गई, ठीक है, उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे बी लेयर आ जाए। कहने का मतलब ए बी टाइप का अरेंजमेंट चलता रहता है। यूनिट सेल बन जाती है कि यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में के अंदर जो यूनिट सेल होती है वो कौन सी होती है, अपनी एचसीपी, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर बात करूं सीसीपी के अंदर क्या थी, एफसीसी यूनिट सेल बनती है, यहाँ पर हेक्सागोनल ही बनती है, मतलब अपने पास में एचसीपी जो है वो यूनिट सेल के तौर पे प्रेजेंट होती है। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर मैं सीसीबी की बात करता हूं, वो तो एक तरीके का एफसीसी यूनिट सेल है ना, एफसीसी यूनिट सेल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो उस मैंने सीसीबी के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं बताई आपको, लेकिन यहां पर मैं बताऊंगा सारी चीजें, क्योंकि ये आपके लिए नया है। एफसीसी तो पढ़ चुके हो, इसका मतलब यहां पर अगर मैं चीजें दिखाऊं तो इसके अंदर आपको कुछ वॉइड देखने को मिलती हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, दो टाइप की वॉइड मिलती हैं, जिनके बारे में जब अपन पढ़ेंगे, मतलब इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, अरे दो एटम्स को मैंने कितना भी पास अरेंज कर लिया, लेकिन उसके अंदर क्या है, स्पेस बचेगा ही बचेगा। उसी स्पेस को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट या फिर वॉइड कहा जाता है, ठीक है। उन वॉइड के बारे में आने वाले अगले लेक्चर में समझेंगे। बट अगर मैं आपसे कहूं तो जो हमारी एचसीपी यूनिट सेल होती है उसके अंदर दो टाइप की वॉइड बनती है। अब यहां पर हम समझते हैं दो टाइप की वॉइड कौन कौन सी। एक तो बनती है हमारी ऑक्टाहेड्रल, एक तो बनती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक बनती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। दो टाइप की वॉइड यहां पे देखने को मिलती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल केस में कोऑर्डिनेट नंबर कितनी होगी, 6 होगी। टेट्राहेड्रल केस में कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। समझ में आया। अब यहां पर हम समझ लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में या पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। अगर मुझे कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, अरे पैकिंग फ्रैक्शन का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ जरा, तो आप कहोगे पैकिंग फ्रैक्शन बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। लेकिन ये बात सही थी किस केस के अंदर, जब आप बात करते क्यूब के लिए, तो ये फॉर्मूला यहां पर इस तरीके से काम नहीं करेगा। हम नॉर्मल फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, स्केलेटल क्या था, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। ये कुछ फॉर्मूला होता है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। तो अगर मैं यहां पर ऊपर वाली चीज कैलकुलेट कर लेता हूं, नीचे वाली चीज कैलकुलेट कर लेता हूं, मेरे पास में रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। क्लियर है। अब ऊपर वाली चीज तो क्या रहेगी, ऊपर वाली चीज तो जेड इंटू 4/3। अरे स्पीड तो कैसा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब है, जेड उसकी नंबर होगी। टोटल अवेलेबल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में क्या है, एक हेक्सागोनल टाइप से यूनिट सेल है, ठीक है, हेक्सागोनल एचसीपी यूनिट सेल है, और एचसीपी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है ए क्यूब नहीं होगा। पहली बात ये समझ लो। तो इसका जो वॉल्यूम है कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। इसका जो वॉल्यूम है, टोटल अवेलेबल वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, ये इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वॉल्यूम। अब बात आ जाती है कि इसका बेस एरिया कुछ ऐसा दिखता है, हाइट को मैं सी मान लेता हूं, तो मुझे दो चीज यहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक तो बेस एरिया और एक हाइट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, सबसे पहले अपन यहां पर कैलकुलेट करने जा रहे हैं हाइट, ठीक है। हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल है। हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, अपन ने क्या किया, मैंने यहां से और यहां तक डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो उसको मैं डबल कर दूंगा। अरे मैंने यहां से और यहां तक की डिस्टेंस मुझे मैं अगर कैलकुलेट कर लूं तो जो c है वो कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस का डबल है ना,
तो वही मैंने किया है, इस ट्रायंगल को मैंने इस मतलब लैटिस पॉइंट को यहाँ पे बाहर निकाला, एटम्स को बाहर निकाला, तो मुझे कुछ यहाँ पर चीजें मैंने देखी। मैंने क्या बोला यहाँ पर, इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया, इसको मैंने D बोल दिया और यहाँ पर अपने V रखा। तो रिजल्टेंट मैंने क्या किया, OA, मतलब मेरे पास में जो A है कहीं ना कहीं वो किसके बराबर है, R के बराबर है। अरे इस एटम का क्या हो जाएगा, रेडियाई हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास में अगर यहाँ पर मैं क्या लगाऊं, अंडर, मेरे पास में एंगल जो है एंगल AOB बराबर क्या है, 30 डिग्री है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर अपन ने कहीं ना कहीं OB निकाला। OB क्या है बेसिकली, OB ये वाला डिस्टेंस निकाला, जो कि निकल के आएगा क्या, जो कि निकल के आ रहा है मेरे पास में 2R डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू BD। BD क्या है मेरे पास में, BD ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। BD क्या है, ये वाली डिस्टेंस। कहने का मतलब OB भी जो है, अरे ये वाली, अगर मैं यहां से देखो, मेरे पास में ये लाइन है, ठीक है, मैंने यहां पर एक लाइन खींची, मतलब बिल्कुल मिडिल के अंदर, तो कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो बराबर होगी ना। ये वाली ये 2R के बराबर है। OD जो है किसके बराबर है, OD जो है 2R के बराबर है कहीं ना कहीं, OD डिवाइड बाई √3। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेट करूंगा, रिजल्टेंट। कहने का मतलब यहाँ पर मैंने EB कैलकुलेट करी, क्या निकली, EB कैलकुलेट कर ली। E किसको बोल दोगे, इसको बोल दो जरा, अपने पास में क्या हो जाएगी, ठीक है, ये A है, ठीक है। कहने का मतलब रिजल्टेंट अपने पास में जो वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो क्या निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 2R इंटू √2/3। इसका मतलब इसको मैं क्या कह रहा हूं, इट इज इसका आधा, मतलब C/2। तो रिजल्टेंट C क्या निकला मेरे पास में, 4R इंटू √2/3, मतलब जो डिस्टेंस निकली है उसका डबल कर दिया मैंने। इसका मतलब वो डिस्टेंस निकल के आई। इसका मतलब ये है कि हाइट तो कैलकुलेट हो चुकी है, अब मुझे कैलकुलेट करना है बेस एरिया। बेस एरिया में क्या है, अरे ये बेस एरिया हो गया ना इसका। तो बेस एरिया में अगर मैं देखूं चीजें, तो मेरे पास में कुछ ऐसी चीजें दिखती है मुझे, कहां है, कुछ यहां पर अपन को नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे, बट उससे पहले अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है, विच इज बेस एरिया। आप सभी को पता है कि यहां पर अपने पास में बात करी जाए तो इस बेस एरिया के अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। ये मेरा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसे ही मैं यहां पर और कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बना सकता हूं, तो आप कहोगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ही मैं कितने ट्रायंगल बना सकता हूं, आप कहोगे सर 6 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू हो जाती है अपने पास में √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी √3 अरे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या होगा, वो होता है किसके बराबर, यहां पर √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाती है। अब ए की वैल्यू यहां पर क्या है, रिजल्टेंट अपने पास में यहां पर अपन को 2R लिखी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब अपने पास में क्या है, ये चीज निकल के आए, बेस एरिया भी निकल के आ गया। मतलब बेस एरिया कैसे, एक जो ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका लिए इतनी वैल्यू है, तो 6 के लिए कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास में क्या चीजें थी यहां पर, अब मुझे कैलकुलेट करना है जेड की वैल्यू। अब ये 6i कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने आपको बेस एरिया बता दिया है, हाइट बता दी है, ये क्या है, हाइट है। अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर जेड की वैल्यू। ये 6i कैसे सर, ये 6 कैसे आ रही है वो समझो जरा। यहां पर देखो जरा, जो कॉर्नर में प्रेजेंट एटम होता है ना एक एचसीपी यूनिट सेल के अंदर, कॉर्नर में प्रेजेंट जो एटम होता है एचसीपी के अंदर, वो होता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है 1/6, क्योंकि ये 6 यूनिट सेल में कॉमन होता है। इसका मतलब मेरे पास में टोटल अगर मैं नंबर की बात करता हूं यहां पर, ऐसे ही कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन नीचे भी तो है, नीचे भी तो है, तो ये कितने हुए टोटल 12। तो 12 इंटू 1/6 प्लस 3 एटम, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से। और ये जो एटम है भाई साहब, एक यूनिट, एक एचसीपी की बात करूं मैं, उसका मतलब एक में कॉमन होते हैं और किसी में प्रेजेंट होते नहीं है। इसका मतलब ये हो गए 3 इंटू 1 प्लस, अब देखो जरा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, इनका आधा पार्ट अलग यूनिट सेल में, आधा पार्ट दूसरी यूनिट सेल में। इसका मतलब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा 1/2, और ये कितने हैं, 2 इंटू 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 प्लस रिजल्टेंट अपने पास में 1। इसका मतलब ये कितना हुआ, 6 एटम्स निकल के आया। यानी रैंक ऑफ द यूनिट सेल यहां पर अपन को कहीं ना कहीं बात करें तो वो एचसीपी के अंदर कितनी निकल के आ रही है, 6 एटम देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब अपने पास में क्या हुआ,
अपने पास में 6 एटम देखने को मिल रहे हैं। जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? जेड की वैल्यू यहां पर निकल के आ गई है 6। अब उसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सारी चीजें कैलकुलेट करोगे, 6 से 6 इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पर और कट कर सकते हो चीजों को। अपने पास में यहां पर क्या है, यहां पर कट हो सकती है चीजें, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रिजल्टेंट √3 डिवाइड बाय 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू √2/3 √3/3। तो कैलकुलेट करने पर अपन को जो वैल्यू, अब देखो इतनी ज्यादा मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है नीट का है। अब नीट में क्या हमको कैलकुलेशन देना पड़ेगा? अरे कैलकुलेशन कहीं ना कहीं अपन से डेरिवेशन तो करवा नहीं रहा, डेरिवेशन नहीं करवा रहा, इसका मतलब हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। और कभी कभार ऐसा करता है एग्जामिनर, उसका जब मन होता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने की, या फिर लगे अब उसको क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन भी बना लेता है कि इसके अंदर बेस एरिया क्या होगा, मतलब मैथमेटिक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह क्वेश्चन भी बना लेता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। हाइट पूछ सकता है कि एचसीपी यूनिट सेल की जो हाइट है वो क्या है, इस तरह क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो आप जब बात करते हो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी की, वो तो हो जाती है 74%, और पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो कितना होता है, वो होता है 0.74। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाती है 74%। समझ में आया या नहीं आया? इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं एचसीपी यूनिट सेल के अंदर, आप सभी को पता होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कौन सी टाइप का लेयर अरेंजमेंट होता है, पहली लेयर और तीसरी लेयर सेम होती है या फिर कौन सी लेयर सेम होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही यहां पर बेस एरिया, हाइट क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो आपको पता होने चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या? तो आने वाले लेक्चर के अंदर अपन, या मैंने बोला ना यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलती है और टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलती है, उसके बारे में आने वाले लेक्चर के अंदर अपन समझेंगे। तो इस लेक्चर में बस अपन इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को मैसी नहीं करते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, वॉइड्स के बारे में। होता क्या है, हमको ये लगता है कि अगर मैंने एटम, बेसिकली दो एटम्स को मैं कितना भी क्लोजली अरेंज कर लूं, कितना भी क्लोजली अरेंज कर लूं, उनके अंदर जगह रह ही जाती है, जगह रह ही जाती है, ठीक है, जगह रही जाती। जैसे मैंने यहां पे अरेंज किया, यहां पे अरेंज किया, ऐसे ही मैं यहां पर अरेंज करूं मान लीजिए, ठीक है। ये तो 3 थे, मतलब एक इस टाइप से, एक इस टाइप से। रुको जरा, अब मैंने एक को कुछ ऐसे अरेंज किया, ठीक है, यहां पर भी कुछ वॉइड देखने को मिलेगी, यहां पर भी कुछ इंटरस्टिशियल साइड मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही बात करता हूं कुछ कि मेरे पास में ये लेयर थी, इनके बीच में स्पेस था, अब मेरे पास में चौथा एटम इसके ऊपर आता है। अरे मैं ऐसा कह रहा हूं कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है, ये एक ट्रायंगुलर, यहां पर कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है, मतलब 3 एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है। अब चौथा एटम क्या होता है, इसके ऊपर आता है, तो इनके बीच में कुछ स्पेस बनेगा, उसको भी कुछ कहा जाता है। तो वॉइड के बारे में आने वाले लेक्चर के अंदर हम समझेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। आने वाले लेक्चर में अपन बहुत सारी चीजें, बहुत एक नया एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नया एस्पेक्ट ऑफ सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आने वाले लेक्चर के अंदर ऐसा करना, जो चीजें मैंने पढ़ाई है उनको जल्दी जल्दी पढ़ के आना, ताकि अपने दिमाग में सारी चीजें रहे। जब मैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड बताऊं तो इमेजिन करना आना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर बनेगी। जितना भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई है ना, जैसे यूनिट सेल बताई है, ठीक है, पढ़ के आना, एससीसी यूनिट सेल कैसे दिखती है, ठीक है, एफसीसी यूनिट सेल कैसे दिखती है, ठीक है, ऐसे बीसीसी यूनिट सेल कैसे दिखती है, ताकि जब मैं आपको चीजें बताऊं ना कि मेरे पास में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एफसीसी यूनिट सेल में कहां मिलेगी, तो बेसिक अरेंजमेंट पता होना चाहिए, तभी आप इमेजिन कर पाओगे ना। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि आपके लिए बिल्कुल सारी चीजें आसान कर दूं, लेकिन खुद थोड़ा सा रिवाइज करके आओगे ना, तो जो चीज मैं कह रहा हूं जल्दी से कैच कर लोगे इस बात को। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।